अध्याय 23 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। संपूर्ण मानव समाज अपने भावों और विचारों का प्रकाशन दो रूपों में करता है, मौखिक और लिखित। इन दोनों ही रूपों में भाषा उसका प्रमुख साधन है। भाषा जितनी शुद्ध और सटीक होती है, व्यक्ति को उतना ही संस्कारी समझा जाता है। बच्चा जब सर्वप्रथम भाषा सीखता है तो वह भाषा का साधारण रूप ही होता है, अतः उसकी भाषा को धीरे धीरे सुधारने की आवश्यकता होती है। ऐसा निरंतर अभ्यास से ही संभव होता है। इसके अभ्यास के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को कक्षा में बातों को ध्यान से सुनने के साथ साथ बोलने के लिए मिले सभी अवसरों का प्रयोग अपने संभाषण के लिए करना चाहिए। आज सार्वजनिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र भी भाषा का प्रभावशाली प्रयोग है। भाषण हो या वार्तालाप, साक्षात्कार हो या कोई प्रस्तुति, एक कुशल वक्ता अपनी भाषा के प्रभाव से ही लोगों को प्रभावित करने में सफल होता है और आगे बढ़ता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने भीतर सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करते हुए भावानुकूल आरोह व अवरोह के साथ वार्तालाप कर सकने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। शब्दों की अभिवृद्धि के साथ साथ अर्थ को समझते हुए उनका प्रयोग करने की क्षमता, अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग करने की निपुणता, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकने की कुशलता विकसित करने के प्रयास भी करने चाहिए। उपर्युक्त सभी कुशलताओं को विकसित करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। शुद्ध भाषा यानी व्याकरण सम्मत मानक भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उचित स्वराघात, अनुतान, यति, गति, लय और प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सहज और भावना रूप होनी चाहिए। बनावटी भाषा श्रोताओं पर गलत प्रभाव डालती है। शब्दों, वाक्यों का प्रयोग और शैली का चयन विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। वक्ता को श्रोताओं की उम्र, संख्या, दूरी व स्थिति आदि का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा और ध्वनि की तीव्रता को नियंत्रित करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता का पूरा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। उसकी आंखें, चेहरा, हाथ आदि की मुद्राएं भी भावों को संप्रेषित करती हैं। अतः आंगिक संप्रेषण की ओर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों का सटीक प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर अनौपचारिक और औपचारिक दोनों हो सकते हैं। अनौपचारिक मौखिक भाषा के अंतर्गत आपसी वार्तालाप, पूछताछ और आदेश निर्देश देना आते हैं। औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति का संदर्भ स्कूल, बाजार, कार्यालय, विशिष्ट अवसर आदि होते हैं, जिनमें अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। वाचन, कविता पाठ, कहानी या घटना वर्णन, भाषण, आशुभाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन, संवाद और अभिनय, उद्घोषणा आदि। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 1. सस्वर वाचन, गद्य। माध्यमिक स्तर तक गद्य का सस्वर वाचन मौखिक कार्य का प्रधान अंग है। विद्यालय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब छात्र गद्य अनुच्छेदों का मौखिक रूप से वाचन कर सकते हैं। सस्वर वाचन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांशों को पहले से ही पाठ्य पुस्तकों अथवा अन्य स्रोतों से चुनकर रखना चाहिए। गद्यांशों को कंठस्थ भी किया जा सकता है। नाटकीय और भावात्मक अंश ही वाचन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। इन अंशों के वाचन में भावानुकूल वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। वाचन में उच्चारण की शुद्धता, उचित स्वराघात, ध्वनियों का आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए अभ्यास करना चाहिए। 2. कविता पाठ। मौखिक अभिव्यक्ति में कविता पाठ या वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों को स्कूल में कविता पाठ के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके लिए विभिन्न विषयों की कविताओं को पहले से ही चुनकर रखना चाहिए। इस संदर्भ में शिक्षकों की सहायता लेनी चाहिए।
कक्षा में अथवा सामूहिक कार्यक्रमों में कवि दरबार व अंत्याक्षरी का आयोजन किया जाना चाहिए। कवियों के अनुरूप भाव भंगिमा प्रदर्शित करने तथा वेशभूषा धारण करने से कविता पाठ में प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने से छात्रों को मौलिक रचना की प्रेरणा मिलती है। छात्रों को रेडियो और टेलीविजन पर आयोजित होने वाली कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम को अवश्य सुनना और देखना चाहिए। कविता पाठ करते समय निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कविता अच्छी तरह याद होनी चाहिए और प्रस्तुति से पहले ही उसका अच्छा अभ्यास कर लेना चाहिए। कविता का चयन अवसर के अनुकूल होना चाहिए। कविता का प्रमुख तत्व रस है, अतः रसानुकूल वाणी का प्रयोग आवश्यक है। वीर रस की कविता पूरे उत्साह से ओजस्वी स्वर में पढ़ी जानी चाहिए, न कि मंद गति और उदासीनता के साथ। उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। उचित यति, गति, लय, तान के अनुसार कविता पढ़नी चाहिए। 3. भाषण। भाषण विद्यालयी परिवेश में छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। भाषण एक कला है जो निरंतर अभ्यास से निखरती जाती है। प्रारंभिक कक्षाओं से ही छात्रों को इस कला में रुचि दिखानी चाहिए। विद्यालयों में छात्रों के लिए भाषण देने के अनेक अवसर आते हैं। विद्यालय में समय समय पर होने वाले उत्सव, समारोह तथा बाल सभा में अपने मनपसंद विषय पर भाषण देने का अवसर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह कला छात्रों में आत्मविश्वास और निर्भीकता उत्पन्न करती है और छात्र शिष्टाचार की अनेक औपचारिकताएं भी सीख जाते हैं। भाषण के लिए निम्नलिखित कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। भाषण के विषय की पूरी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए और एक विस्तृत रूपरेखा बना लेनी चाहिए। हो सके तो भाषण को याद करके प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि लिखित भाषण अधिक प्रभाव नहीं डालते। भावों और विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। भाषा सहज, सरल, सारगर्भित और रोचक होनी चाहिए। भाषण अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। लंबे भाषण उबाऊ हो जाते हैं। भाषण देते समय बोलने की गति व स्वर संतुलित होने चाहिए। भाषण देते समय उचित तरीके से अध्यक्ष, निर्णायकों और श्रोताओं को संबोधित करना चाहिए। यथास्थान विनोद एवं हास्यपूर्ण बातें करने से भाषण में सरसता आती है। ध्यान रखें, हास्य और विनोद अवसरानुकूल हो। भाषण देते समय उचित हाव भाव व भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करना चाहिए, किंतु कृत्रिम और अनावश्यक लटकों झटकों से बचना चाहिए। 4. आशुभाषण। भाषण की भांति आशुभाषण भी मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, जिसके द्वारा छात्रों में भाषाई कौशल के विकास के साथ साथ आत्मविश्वास, धैर्य, तुरंत बुद्धि जैसे गुणों का विकास होता है। भाषण का विषय तो पहले से ही दिया जाता है, जिससे छात्र आवश्यक तैयारी कर लेते हैं। आशुभाषण में तत्काल दिए गए विषय पर बोलना होता है, अतः तैयारी के लिए केवल 2 मिनट का समय होता है। आशुभाषण का उद्देश्य ही यह होता है कि छात्र किसी विषय पर सोचना सीखें और उनमें अधिक से अधिक व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से विचारों को प्रस्तुत करने की योग्यता उत्पन्न हो। अतः विभिन्न अवसरों पर छात्रों को आशुभाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। 5. वाद विवाद। वाद विवाद का अर्थ है किसी दिए गए विषय या समस्या के पक्ष या विपक्ष में विचार प्रस्तुत करना। वाद विवाद भाषण से सर्वथा भिन्न अभिव्यक्ति है। वाद विवाद में एक व्यक्ति को विषय के एक ही पक्ष से अपने तर्क प्रस्तुत करने होते हैं और विपक्ष के तर्कों को प्रभावशाली ढंग से काटना होता है। विद्यालय में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिताओं की तैयारी पहले से ही लिखित रूप में कर ली जाती है। फिर भी अपेक्षा यह रहती है कि वक्ता अपने से पहले के वक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को न दोहराए और अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए विपक्षी वक्ताओं के तर्कों का तत्काल और सटीक उत्तर दे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में बार बार अध्यक्ष या निर्णायक मंडल को संबोधित नहीं करना चाहिए।
जोर जोर से चीख कर अपनी बात कहना, बहुत अधिक हाथ हिलाना, मेज पीटना आदि आवश्यक नहीं होता। वाद विवाद में मुख की मुद्रा, बोलने में आरोह अवरोह और आत्मविश्वास अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रतिपक्षी के लिए कठोर, अभद्र तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विषय के विवेचन, विश्लेषण से ज्यादा तर्कों पर ध्यान देना चाहिए। समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वक्तव्य की समाप्ति किसी सूक्ति, काव्य पंक्ति आदि द्वारा करने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। अपने पक्ष का समापन स्वाभाविक रूप से धन्यवाद के साथ करना चाहिए। 6. कहानी कहना या सुनाना। बच्चे बड़े सभी कहानी सुनने में रुचि रखते हैं। कहानियां जीवन के विविध रूपों को मानवीय पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करती हैं। कहानी कहना एक कला है। कुछ प्रयास व अभ्यास से यह कला सीखी जा सकती है। कहानी कहते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, मुहावरेदार और आपसी बोलचाल की होनी चाहिए। कहानी कहने का ढंग अभिनयात्मक होना चाहिए, जिससे सुनने वाले की रुचि बनी रहे। घटनाओं में क्रमबद्धता और रोचकता होनी चाहिए, उलझाव नहीं। कहानी के वर्णन और संवाद दोनों में संतुलन होना चाहिए। कहानी कहते समय आवाज में आवश्यक उतार चढ़ाव होना चाहिए। ऐसी कहानी का चुनाव करना चाहिए जिसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य हो। कहानी का संदेश घटनाओं के माध्यम से स्वयं ही व्यक्त होना चाहिए। उसे बताने या कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 7. समाचार वाचन। आज के युग में समाचार पत्रों का विशेष महत्व है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें देश विदेश की घटनाओं की जानकारी मिलती रहे। प्रायः सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में प्रतिदिन मुख्य समाचारों का वाचन होता है। इससे समाचार वाचक की मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता तो बढ़ती ही है, साथ ही श्रोता छात्रों का ज्ञानवर्धन भी होता है। इसके अतिरिक्त छात्रों में स्वतंत्र रूप से समाचार पत्र पढ़ने की रुचि भी जागृत होती है। समाचार वाचन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे समाचारों का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों की जानकारी के लिए आवश्यक हों। समाचारों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करना चाहिए। समाचार वाचक की आवाज ऊंची, स्पष्ट और उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। समय समय पर संपादकों की टिप्पणियों और लेखों का भी चयन समाचार वाचन के लिए करना चाहिए। समाचार पढ़ने की गति संतुलित होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अर्थ ग्रहण करने में सरलता हो। इस कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और टीवी से प्रसारित होने वाले समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनके वाचन का स्वयं अभ्यास करना चाहिए। 8. संवाद और अभिनय। संवाद और अभिनय मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। इनके द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होने के साथ साथ निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की योग्यता भी विकसित होती है। माध्यमिक स्तर तक के छात्रों में अभिनय के प्रति विशेष रुचि होती है। स्कूल में विभिन्न अवसरों पर होने वाले नाटक, एकांकी, प्रहसन, झलकियों आदि में अभिनय करने और संवाद बोलने का अवसर छात्रों को प्रायः मिलता है। अतः सभी छात्रों को इनमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लेना चाहिए। संवाद अथवा अभिनय में छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों को जिन पात्रों का अभिनय करना हो, उनके विषय में उन्हें विस्तार से जानना चाहिए। उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों को पात्रों की विशेषताओं के अनुरूप अंग संचालन, संवादों के प्रस्तुतिकरण एवं मुख मुद्राओं का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। पात्रों के स्वभाव एवं शील के अनुरूप संवादों को बोलते समय उनके आरोह अवरोह, किसी विशेष ढंग आदि का ध्यान रखना चाहिए। भाषा की शुद्धता अथवा अशुद्धता का भी पात्रों के चरित्र के अनुसार पालन करना चाहिए। 9. उद्घोषणा। उद्घोषणा करना भी एक कला है। एक कुशल मंच संचालक कार्यक्रम में जान डाल देता है। उसकी सफलता इसी में होती है
कि वह दर्शकों को अंत तक कार्यक्रम से बांधे रखे। कार्यक्रम की प्रस्तुति यदि अच्छी न हो तो अच्छे से अच्छा कार्यक्रम भी नीरस हो जाता है। एक उद्घोषक को मंच संचालन करते समय निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। उद्घोषक को शालीन वेशभूषा में मंच पर आना चाहिए। उद्घोषक को कार्यक्रम से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें इतनी क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी उद्घोषणा में तुरंत परिवर्तन कर सके, 2 कार्यक्रमों के बीच के खाली समय को भर सके और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए रहे। उसे हाजिर जवाब भी होना चाहिए। उद्घोषक का काम कार्यक्रम व कलाकार से संबंधित जानकारी देना होता है। उसे अधिक न बोलते हुए कार्यक्रम को तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। उद्घोषक को अवसरानुकूल अपनी वाणी में उतार चढ़ाव के साथ अपनी मुख मुद्राओं में भावों के अनुरूप परिवर्तन करना चाहिए। उसे अतिथियों के स्वागत में विनम्रता एवं शालीनता, हास्य के कार्यक्रम की उद्घोषणा में हल्की फुल्की भाषा और गंभीर विषयों में गंभीर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।